बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड से इरफान जमशेद मुखातिब हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ एप्लीकेशंस। और गॉसेस लॉ एप्लीकेशंस के अंदर हम आज सिमेट्रिकल जो एप्लीकेशंस हैं उनमें पॉइंट चार्ज को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम फेज़ वन में गॉसेस लॉ की वो एप्लीकेशंस देखेंगे जिनमें चार्जेस हमारे पास सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल में फर्स्ट जो एग्जांपल हम उठा रहे हैं वो है पॉइंट चार्ज की। ये हमारे पास गॉसेस लॉ का जो है वो रिलेशन है जो हमने इससे पहले ड्राइव किया है। और ये बताता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ओवर द क्लोज सरफेस वो उस टोटल चार्ज के इक्वल होता है। इससे पहले ये होता था कि हम किसी भी जगह पे जो चार्ज है वो मालूम करते थे चार्ज डेंसिटी की बुनियाद पर, बराह रास्त चार्ज मालूम करते थे। यहाँ पे हम नई सिचुएशन ला रहे हैं। फर्ज करें कि आपके पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है, यानी क्यू से आप वाकिफ हैं, लेकिन आप फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल का हमें सामना है कि हमारे पास जो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ds है वो आपकी सरफेस के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट में है। अगर तो ये किसी सिंपल प्रोडक्ट में हो तो उस सूरत में हम इस ds को इस इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं। और अगर हम इसको बाहर लेके आए तो हम ds की इस इक्वेशन को ds के हिसाब से लिख सकते हैं, बिकॉज हम ds को यहाँ मालूम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये डॉट प्रोडक्ट की सूरत में इसके साथ मुंसलिक है हम इसको बाहर नहीं ला सकते। लिहाजा अब हमारे लिए शर्त यह है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट करें, फिर ही जाके हम ds का रिलेशन जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट को एक सिंपल प्रोडक्ट में बदलें तो उसकी दो शराइत हैं। ये आपने हमेशा याद रखनी है गॉसेस लॉ के अंदर। पहली शर्त ये है कि ds डॉट ds जो है वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होना चाहिए, यानी फ्लक्स डेंसिटी जो फ्लक्स सरफेस से बाहर निकल रहा है वो सरफेस के साथ नॉर्मल होना चाहिए। अगर हम इस बात की गारंटी दें कि सारे का सारा फ्लक्स सरफेस के साथ नॉर्मल है, देन आप आराम से ये कह सकते हैं कि अब आपका डॉट प्रोडक्ट जो है सिंपल प्रोडक्ट में बदल गया है, क्योंकि cos 90 जो है वो cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। लिहाजा वो टर्म वहां से खत्म हो जाएगी, सिर्फ ds दोनों की सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रह जाएंगी। सो ये एक शर्त है। और अगर आपका जो फ्लक्स है वो सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं है, वो कोई और एंगल बना रहा है, देन वो वैल्यू किसी सूरत में भी मुख्तलिफ होगी, लिहाजा वो सिंपल प्रोडक्ट के इक्वल नहीं रहेगी। या अगर वो टेंजेंट है, टेंजेंशियल जो है सरफेस है, तो उस सूरत में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लिहाजा पहली शर्त है कि आपका फ्लक्स सरफेस के साथ नॉर्मल होना चाहिए। तो इस सूरत में आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंपल प्रोडक्ट में बदल जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, दूसरी शर्त भी है। और दूसरी शर्त क्या है कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पहली शर्त कि जो फ्लक्स है वो सरफेस से राइट एंगल पे बाहर निकले, नॉर्मल टू द सरफेस होके बाहर निकले। पहली शर्त सारे का सारा फ्लक्स नॉर्मल होके निकले। और दूसरी शर्त सारी सरफेस के ऊपर वो फ्लक्स यूनिफॉर्म हो। जब ये दो शराइत पूरी हो जाएं तो इसका मतलब है कि ds डॉट ds जो है ये सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है। और अगर ये यहाँ पे देखें डॉट प्रोडक्ट की बजाय अगर सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है, फिर हम ds को बाहर ला सकते हैं। जब आप उसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे सिंपल ये है, आप सरफेस की बस एक इंटीग्रल सॉल्व करना है आपने सादा, और उसके बाद इसमें आप लिमिट्स पुट कर दें और आप ds की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं जब आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो। तो अब इसमें पहली एग्जांपल में हम ये क्या कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेंटर में मौजूद है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक पॉइंट चार्ज है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। तो लिहाजा अब हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज की वैल्यू हमें पता है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके से बाहर फ्लक्स की तरह निकल रहा है। तो हम फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, हमें चार्ज मालूम है। तो लिहाजा हम इसको क्योंकि गॉसेस लॉ की मदद से हल करने जा रहे हैं तो दो शराइत पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या कि वो सारे का सारा जो फ्लक्स है वो राइट एंगल हो, और दूसरा ये
कि वो सारे का सारा जो है वो यूनिफॉर्म हो। ये दो शराइत जब पूरी होंगी तो हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है और हमने ये बात तस्लीम कर ली है कि हमारा जो यूनिफॉर्म फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी वो यूनिफॉर्म भी है और राइट टू द नॉर्मल टू द सरफेस भी है। तो जब ये नॉर्मल है तो हमने इस डॉट प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट में बदल दिया है और सरफेस हमने कहा है स्फेरिकल सरफेस है, हमने यहाँ स्फीयर लिख दिया है। जब ये सिंपल है तो आप इस ds को यहाँ बाहर ला सकते हैं। हम यहाँ ds को बाहर ले आए। अब ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस को आपको पता होनी चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस के लिए जो है हम तो बेसिकली थीटा और फाई के दरमियान में जो एक एरिया का पैच लेते हैं। तो लिहाजा उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन होगा वो यही होगा, जो ds सरफेस होगी जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए होगी वो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई होगी। और हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी थीटा की भी और फाई की भी। तो जो हम वैल्यूज लिमिट्स पुट करेंगे फाई की वो 0 से 2 पाई करेंगे, लेकिन जो थीटा की लिमिट्स पुट करेंगे वो 0 से पाई पुट करेंगे। और इसकी वजह ये है कि अगर आप थीटा की लिमिट्स भी 0 से 2 पाई पुट कर देते हैं तो ये दो स्फीयर्स के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा कि जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो सारी सरफेस को मालूम करने के लिए फाई की लिमिट 0 से 2 पाई कंप्लीट पुट की जाती है, लेकिन थीटा की लिमिट सिर्फ 0 टू पाई पुट की जाती है। तो लिहाजा अब हम ये लिमिट्स में अगर आप पुट कर दें और यहाँ पे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखें तो साइन थीटा का आर स्क्वायर एक कांस्टेंट की सूरत में बाहर आ जाएगा यहाँ ds के साथ में। और साइन थीटा का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा में आपने वैल्यूज पाई और 0 पुट करनी है। तो माइन कॉस पाई जो है ये -1 हो जाता है और कॉस 0 जो है ये 1 हो जाता है, लेकिन माइनस का 1 करके ये माइनस का सिंबल मिला के ये बेसिकली -1 -2 बनेगा और ये माइनस उसको 2 को जो है वो माइनस को ख़त्म कर देगा और यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो 2 ds r² और साथ में अब सिर्फ 5 बचा है। तो 5 में कुछ है नहीं है, सिर्फ 2 पाई -0 ही यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ 2 पाई -0 पुट कर दें तो अब 2 4 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से तरतीब में आ जाएगी कि ds के हिसाब से इक्वेशन अब देखें q/4 पाई r² हो गई है। तो अब आप इस इक्वेशन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी सिमिलर टू दैट इक्वेशन है जब हमने पहली दफ़ा जो है वो जो हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था। इसी इक्वेशन को अगर हम विद फ्लक्स डेंसिटी के हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर देखें तो हम एप्सिलॉन का इजाफा कर देंगे और ये एप्सिलॉन का इजाफा करने से ये इक्वेशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वही इक्वेशन है जो कि हमने इससे पहले चैप्टर 2 में ड्राइव की थी। और इसमें हमने पहले जो है ये सिंपल स्केलर क्वांटिटी थी, हमने वेक्टर जब ऐड किया तो जाहिर है एक उसमें रेडियल कंपोनेंट ए आर ऐड कर दिया है और ये यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से गॉसेस लॉ को इस्तेमाल में लाते हुए इस रिलेशन को सॉल्व करना कितना ज़्यादा आसान था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि इसमें सिर्फ हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। मज़ीद हम आगे चल के अगली एग्जांपल में बाकी तमाम सूरतों को भी देखते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ पेज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।